हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं सोशल साइंस के। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा मकसद है कि जो पैटर्न है वो हम एक तरह से समझ लें, और जब हम कंटेंट को पढ़ेंगे तो उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाएगी। तो आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले की 2 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लें, सीक्वेंस से देखते चलें, जिससे कोई भी प्रश्न जो है आपका छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आई डी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखो, वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको पसंद आए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन है, महाद्वीपों के समानुपातिक आकार और आकृति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ग्लोब सही रहेगा। अगर हम महाद्वीपों को उनके एग्जैक्ट जो उनका आकार है, सिर्फ उसी तरह से हम उनको दर्शाना चाहते हैं। जैसे देखो, अगर हम पृथ्वी को देखें, पृथ्वी जो अंतरिक्ष से दिखती है वो जो है हम दर्शाते किस पर, ग्लोब पर। तो ग्लोब जो है एक तरह से पृथ्वी का छोटा सा मॉडल है। तो जब क्योंकि बड़ी चीज़ को हम देख नहीं सकते, पृथ्वी को तो जा करके हम देख नहीं सकते ना, तो उसको एक तरह से छोटे रूप में हम देखते हैं, ग्लोब के रूप में। तो ग्लोब पर जो हम महाद्वीपों का जो आकार और आकृति दर्शाते हैं वो एग्जैक्ट उसी की तरह ही होती हैं। मतलब जिस तरह से पृथ्वी पर महाद्वीपों का आकार और एक तरह से शेप है, लगभग उसी तरह की होती है। तो इसके लिए ग्लोब उपयुक्त रहेगा। देखो, बाकी चीज़ हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे। मानचित्र पे भी आप देखो, एक तरह से फ्लैट जो एक तरह से सरफेस है उस पर वो दिखाते हैं। मतलब ग्लोब तो एक तरह से पृथ्वी का मॉडल हो गया। पृथ्वी हमारी कैसी है, कहीं से गोल है तो कहीं से चपटी है। अब देखो, उस चीज़ को हम मानचित्र पर दर्शाते हैं तो एक तरह से प्लेन सरफेस है, वो उस पर दिखा रहे हैं हम चौकोर, या फिर हम रेक्टेंगुलर सरफेस पर दिखा रहे हैं पृथ्वी को, जो कि उसमें हम सही से उसका रेशो नहीं दिखा सकते। तो ग्लोब ही बेहतर इसके लिए रहेगा विकल्प। अब देखो, शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है ना, टीचिंग एड्स जो होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। अगर हम बच्चों को इनके थ्रू समझाएं, कोई भी चीज़ टीचिंग एड्स का यूज़ करके कोई चीज़ समझाते हैं तो उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके, एक तो कंसेप्चुअल जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है। जैसे कि मैं भी कभी कभी पिक्चर वगैरह जो है यूज़ करती हूँ, आपको कुछ भी चीज़ समझाने के लिए मैपिंग का यूज़ करती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, कंसेप्ट एक तरह से क्लियर हो जाता है, कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। छात्रों के लिए रुचि का वातावरण बनता है, इससे इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप होता है। अगर हम सिर्फ लेक्चर देते रहेंगे तो क्या है ना, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन हम जैसे मान लो पृथ्वी के बारे में कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, हम ग्लोब की हेल्प से दिखाएंगे तो बच्चे क्या है ना, इंटरेस्ट उनका डेवलप होएगा एक तरह से। छात्रों की शब्दावली बढ़ाने में मदद करता है, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री एक तरह से वही होती है भाई, जो हम टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं अलग से चीज़ें, कुछ भी चीज़ें समझाने के लिए। जैसे हमने ग्लोब ले लिया या फिर मानचित्र ले लिया, इस तरह की चीज़ें। सीखने को स्थायी बनाने में मदद करता है ये जो सहायक सामग्री होती है, क्योंकि अगर आप पिक्चर के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू किसी चीज़ को देखते हो तो वो परमानेंट आपको नॉलेज मिलती है, परमानेंट लर्निंग होती है उससे। छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव भी ये प्रदान करता है, यानी कि खुद का एक्सपीरियंस से वो चीज़ें सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कि भाई हम ताजमहल के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, वो तो खैर हमारा आगे के टॉपिक में आएगा। या फिर कोई भी चीज़ देख लो, मान लो ग्लोब को ही ले लेते हैं। जैसे मान लो हम ग्लोब के थ्रू समझा रहे हैं पृथ्वी के बारे में, तो ग्लोब के थ्रू हम जो भी चीज़ें समझाएंगे ना, वो एक तरह से दिमाग में इमेज बन जाएगी बच्चों के। तो वो एक तरह से, और ग्लोब क्योंकि सामने उन्हें दिख रहा है तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं लर्निंग का। तो ये सभी फ़ायदे होते हैं जो हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग में। तो ग्लोब के बारे में बात करें तो पृथ्वी की सटीक आकृति है, मॉडल है ये पृथ्वी पर विभिन्न महाद्वीपों, देशों, महासागरों, समुद्रों और शहरों के सही आकार और स्थान को दर्शाता है। तो मतलब एग्जैक्ट जैसा पृथ्वी पर चीज़ें होती हैं वैसे ही ग्लोब पर दर्शाया गया है, उसी एक तरह से रेशो में। तो इसके द्वारा महाद्वीपों और महासागरों के साथ साथ पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। देखो, सिर्फ महाद्वीप और महासागर ही हम इस पर नहीं दर्शा सकते, बल्कि ग्लोब जैसे कि पृथ्वी घूमती है ना अपनी धुरी पर, वैसे भी हम इसको दिखा सकते हैं। दूसरा, जो परिक्रमण होता है, जो सूर्य की परिक्रमा वो करती है, वो भी हम उसको दर्शा सकते हैं
अच्छे से बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। देखो कुछ इस तरह का ग्लोब होता है ये, और जैसे पृथ्वी है हमारी बिल्कुल उसी तरह से ही है ये मॉडल एक तरह से पृथ्वी का। और आप देख रहे होंगे जैसे ये यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, इधर अफ्रीका है। तो जिस रेशो में ये पृथ्वी पर बने हुए हैं उसी तरह से मतलब उसी तरह से ग्लोब पर भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से इनके आकार और शेप के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो कौन सी है भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि? इससे ही लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें भी क्वेश्चन आया था सिमिलर सा। वैसे तो ये एक ही क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसी टॉपिक से देखो 2 बार क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भ्रमण विधि। देखो भूगोल में हम जानते ही हैं, भूगोल में क्योंकि हम जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं, जो पृथ्वी का फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो देखो उसमें क्या है ना, भ्रमण विधि ज़्यादा अच्छी रहती है। भ्रमण विधि के थ्रू हम क्या करते हैं, रियल एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड करा पाते हैं। देखो मान लो हम ज्योग्राफी में किसी प्लेस के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, किसी जगह के बारे में, तो अगर हम देखो उसके बारे में वैसे ही बताएंगे तो बच्चों को इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उस जगह पर ले जा करके वो चीज़ दिखाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से उनको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके थ्रू ज़्यादा वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो है टूर मेथड, यानी कि भ्रमण विधि। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। शैक्षिक भ्रमण सीखने के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच की खाई को पाटने के अवसर प्रदान करता है। एक तरह से ये एजुकेशनल टूर्स जो होते हैं ये मतलब पढ़ाने के उद्देश्य से हम लेके जाते हैं बच्चों को कि भाई हमें कोई टॉपिक समझाना है, तो हम सोचते हैं कि बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं ना, कुछ चीज़ें जो थ्योरीज हम किताबों में पढ़ रहे हैं उसको एक तरह से हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकली जो लाइफ है हमारी प्रैक्टिकल, उससे हम जोड़ करके जब दिखाते हैं तो वो जो बीच की खाई होती है, जैसे कि बच्चों को ये ना लगे कि भाई जो हमें किताबों में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और जो हमारी रियल लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उनके बीच काफ़ी गैप उनको ना लगे, बल्कि उस बीच की जो खाई है उसको भरने का ये काम करती है टूर मेथड। ये एक ऐसी अवधारणाओं, विचारों और व्यवहारिक अनुभवों का परिचय देता है। तो कैसी अवधारणाओं का परिचय देता है, आगे है, जो भूगोल की कक्षा में प्रदान नहीं किए जा सकते। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम क्लास में नहीं चीज़ें समझा सकते, वो रियल एक्सपीरियंस से ही समझ में आएंगी। तो वो एक्सपीरियंसेस जो है ना वो एक तरह से टूर मेथड के थ्रू ही मिल सकते हैं, जब बच्चे उसको सामने से देखेंगे। ये छात्रों को एक निश्चित स्थान पर ले जाने के बारे में है। हम कहीं बच्चों को ले जाते हैं किसी एक सर्टन प्लेस पर जहाँ वे वास्तविक परिस्थितियों से सीधे संपर्क करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा बच्चों को पिकनिक पर लेकर के जाते हैं, वो बेसिकली पर्पस वही यही होता है कि बच्चों को कुछ सीखने को मिले उस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मानचित्र की एक सार्वभौम भाषा को किसके द्वारा समझा जा सकता है। देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको यहाँ पे सीटेट से भी मिलते जुलते मिलेंगे, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन है ना, कुछ टॉपिक जो हैं वो सिमिलर ही हैं सीटेट के। अब धीरे धीरे इसका पैटर्न भी सीटेट की तरह ही हो जाएगा, जब जो बुक्स हैं वो SCERT के बदले NCERT की लागू हो जाएंगी यूपी बोर्ड में भी, तो तब सिमिलर ही आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो अभी थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, कुछ मिलते भी हैं, मैच करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, पारंपरिक प्रतीक की बात हो रही है, कन्वेंशनल सिंबल्स की बात हो रही है। तो ये एक सार्वभौम भाषा है मानचित्र की, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। ये एक तरह के सिंबल्स होते हैं छोटे छोटे। अब देखो मैप पर अगर हमें नदी दर्शानी हो या फिर हमें कोई पहाड़ दर्शाना हो, पर्वत दर्शाना हो, तो हम पहाड़ को तो नहीं बना सकते पूरे मैप पर। तो उसके लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, मानचित्र की वो ऐसी भाषा है जिसको कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ, उसको हर कोई समझ लेगा कि भाई जो ब्लू कलर से हमने दर्शाया है वो नदी है, या फिर ब्राउन कलर से जो हमने दर्शाया है वो पर्वत है। तो ये इस तरह के कुछ होते हैं सिंबल्स मैपिंग में। और ये होता है एक तरह से कंपोनेंट ऑफ मैप के कुछ घटक होते हैं जिसमें कि सिंबल भी इंक्लूड है। तो ये होते हैं यूनिवर्सल सिंबल। आप कहीं पर भी मैप ले जाओ, ये चीज़ें बना दो तो हर कोई समझ लेगा कि भाई इससे हम रेलवे लाइन को दर्शा रहे हैं। रोड के ये हैं, रोड के भी देखो पक्की सड़क कच्ची सड़क का अलग अलग है। तो ये सिंबल्स हैं कुछ जिसके थ्रू हर कोई समझ लेगा कि भाई किस बारे में बताया जा रहा है। यूनिवर्सल लैंग्वेज वो होती है जिसको हर कोई समझ सकता है। तो देखो ये कुछ इस तरह से मैप बना दिया है, यहाँ पर तो दिखाए गए हैं कि भाई किसको हम किस चीज़ से दर्शाएंगे, और ये मैप पर कुछ इस तरह से दर्शा दिया है कि भाई यहाँ पर पेड़ पौधे हैं
यहाँ पर जो है हमारी कच्ची सड़क है, यहाँ पर पक्की सड़क है। तो इस तरह से बनाया जाता है मैप पर इन सिंबल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है? यू शेप्ड वैली इज मेड बाय, तो ये बनाई जाती है ग्लेशियर के द्वारा। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो इस तरह की होती है कुछ यू आकार की घाटी, देख रहे हो ना इसका स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम कह रहे हैं यू आकार की घाटी। घाटी होता है बेसिकली गहरा हिस्सा होता है पर्वतों के बीच में, इधर भी पर्वत है और इधर भी पर्वत है, तो ये बीच का जो इस तरह का गहरा हिस्सा है इसको ही हम कहते हैं घाटी। तो ये एक तरह से जो यू आकार की घाटी है ये ग्लेशियर से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कैनबरा। देखो यहाँ पर आप देखें मैप पर, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आपकी पड़ती है इसकी कैपिटल, तो ये ईस्ट में इसकी कैपिटल दी हुई है कैनबरा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पर आपको पता ही होगा ग्रेट बैरियर रीफ भी मिलती है, जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा मिलती है। जैव विविधता होता है जहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं जीवों की और पौधों की बहुत ज़्यादा मिलती है, तो जैव विविधता में ये रिच है ये प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही के संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ दीन इलाही? सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, अकबर हैं दीन इलाही के संस्थापक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दीन इलाही ईश्वर का धर्म, दीन इलाही बेसिकली क्या कहलाता है? ईश्वर का धर्म। 1582 सी में, यानी कॉमन एरा, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, ईस्वी भी कह सकते हैं। इसमें मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी ये दीन इलाही, और उनका विचार था कि इस्लाम और हिंदू धर्म को एक धर्म में जोड़ना, लेकिन ईसाई धर्म, पारसी धर्म और जैन धर्म के पहलुओं को भी जोड़ना था। ऐसा नहीं था कि भाई वो हिंदू और इस्लाम धर्म को ही जोड़ना चाहते थे, बाकी जो धर्म हैं उनके भी जो पहलू हैं विभिन्न, उनको भी वो जोड़ना चाहते थे। ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग वो जो रिलीजन है उनको वो सपोर्ट करते थे, वो सभी धर्मों का आदर करते थे और एक तरह से एकता बनाए रखने की भी कोशिश में लगे रहते थे। उन्होंने 1575 में एक अकादमी, इबादत खाना, पूजा सभा की स्थापना की। एक तरह से पूजा के लिए कहते हैं हम इसको, हाउस ऑफ वर्शिप कहते हैं, जो इबादत खाना इन्होंने बनवाया। तो इबादत खाना बेसिकली जो है ना धर्म के विषय में जो चर्चाएं होती थी उसके लिए बेसिकली बनाया गया था। तो जहाँ सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि जो होते थे धर्मशास्त्र के प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए मिलते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं धर्म से रिलेटेड जो मैटर्स होते थे उनके लिए बैठकें इसमें होती थी इबादत खाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, हर्षवर्धन। देखो कुछ क्वेश्चन तो आपको काफ़ी इजी मिलेंगे इसमें, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। देखो प्रीवियस ईयर से कभी भी कुछ भी हो सकता है, पूछ लिया जाता है। जो आपका ये क्वेश्चन पेपर आपका आया था 2022 में, उसमें तो उठा करके वो पुराना ही दे दिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सम्राटों में किसे कलंदर कहा जाता था? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बाबर को। तो बाबर को कहा जाता था बेसिकली कलंदर। उत्तरी भारत के मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर, और बाबर मंगोल विजेता चंगेज खान और तुर्क विजेता तैमूर का वंशज था। तो दो लोगों के वंशज थे ये, मंगोल विजेता चंगेज खान के और तुर्क विजेता तैमूर के वंशज थे। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। बाबर का जो एक तरह से शासन का पीरियड जो रहा ये काफ़ी कम रहा, 1526 से 1530 ईस्वी तक। इन्होंने पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। उसी से मुगल वंश की इन्होंने स्थापना करी थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा को हराया था, और चंदेरी की लड़ाई में 1528 में मैदिनी राय को हराया था, और घाघरा के युद्ध में 1529 में महमूद लोदी को हराया था। देखो 4 साल इनका शासन रहा और 4 साल इन्होंने युद्ध करे, तो हर कोई युद्ध रहा इनका हर साल एक तरह से। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल का विभाजन किया था? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करजन। देखो टॉपिक पढ़ने इसलिए ज़रूरी है, इनसे हो सकता है दूसरा कोई क्वेश्चन बन जाए।
बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने की थी। तत्कालीन यानी उस टाइम पर जो गवर्नर था भारत का, सॉरी वायसराय था, ये अलग अलग टर्म्स हैं, गवर्नर कभी वायसराय, तो अलग अलग टाइम पीरियड पर ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो जब कहलाता था वायसराय। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने हेतु भारत के बंगाल को 2 विभागों में बांटे जाने का निर्णय लिया गया, यानी कि जिसमें मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी वैसा एक ये प्रांत बनाना चाहते थे, उसके लिए विभाजन इन्होंने किया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। देखो, घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को, लेकिन ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। वैसे तो एक ही साल में हुआ ये सारा जो भी चीज़ें हुई, लेकिन डेट हो सकता है पूछ ली जाए कभी। इसे बंगभंग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जगदीशपुर के। कुंवर सिंह बिहार राज्य के अरहरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि 80 वर्ष की आयु में भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान उन्होंने 5 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों की कमान संभाली थी। आज आप देखो 80 साल में जहाँ लोग रिटायर हो जाते हैं, बल्कि अब तो लोग जीते ही नहीं है 80 साल तक, इन्होंने उस टाइम पर क्या किया था, इन्होंने सैनिकों की कमान संभाली, यानी कि एक तरह से नेतृत्व किया युद्ध के लिए। जो ये क्रांति चल रही थी ना 1857 की, उसमें नेतृत्व भी इन्होंने किया 80 साल की उम्र में। तो बहुत बड़ी बात है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे इनके बारे में, कुंवर सिंह के बारे में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही सोशल साइंस पैडागोजी स्टार्ट होएगी, तो सभी एग्जाम्स के लिए वो यूज़फुल रहेगी, चाहे आपको कोई टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपको कोई टेट का एग्ज़ाम हो। तो जिसमें भी सोशल साइंस पैडागोजी पूछी जाती है उन सभी में वो आपकी यूज़फुल रहेगी। बीएड में भी आती है तो सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।